So hello everyone and welcome to Literature by Logic. If you are someone who is preparing for UGC NET English Literature exam, then this demo session is for you. Through this class, you will get to know in how much depth I have taught each and every topic. And if you will end up liking this class and would like to join my paid batch, then you can fill out the Google form given in the description link of this video, or you can directly connect with me on WhatsApp. Now let's start the demo. So हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम अपने बचे हुए जैकोबियन ड्रामेटिस्ट को कवर कर लेंगे, जिसमें मेन हमारे पास दो नाम आ जाते हैं, जॉन वेबस्टर एंड थॉमस मिडल्टन। ठीक है। एंड उसके अलावा कुछ माइनर ड्रामेटिस्ट और है, उनको भी देख लेंगे एक बार। एंड हमारे लास्ट में कवर करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोज राइटर माने जाते हैं, दैट इज आवर फ्रांसिस बेकन। Okay, so let's start with John Webster. He was born in London. He was a son of coachmaker. इनके बारे में टी.एस. इलियट ने कमेंट किया है अपनी पोम Whispers of Immortality के अंदर. He said that Webster is a dramatist who was much possessed by death and saw the skull beneath the skin. That means ये काफ़ी ज़्यादा pessimistic थे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंट किस्म का इनकी थीम्स होती थी, काफ़ी डार्क थीम्स होती थी, ठीक है। तो स्टोरी में आपको कुछ भी ऐसा कॉमेडी या फिर लाइट हार्टेड इस तरह की कुछ भी स्टोरी लाइन नहीं दिखेगी। यू विल फील लाइक कुछ भी तो साइकोलॉजिकली मतलब कैरेक्टर्स भी बहुत ऐसे डिटेल्ड तरह से लिखे गए हैं, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स लिखे गए हैं, स्पेशली द फीमेल फिगर्स। ओके, अच्छा, इनकी मेन जो सेटिंग होती थी इट वाज इटालियन कोर्ट्स। चलो लेट्स स्टार्ट विद हिज फर्स्ट मेजर वर्क दैट वाज द वाइट डेविल। तो ये भी एक रिवेंज ट्रेजेडी है विच वाज रिटन इन 1609। ठीक है। अच्छा, इट इज बेस्ड ऑन अ हिस्टोरिकल अफेयर बिटवीन दीज रियल पीपल, पाओलो गियाडानो एंड ड्यूक ऑफ ब्रेकियानो एंड विटोरिया एकोरेबोनी, अ पुअर बट चार्मिंग नोबल वुमेन। तो इसके जो मेन कैरेक्टर्स है ना, वो भी इन्हीं नामों के ऊपर ही दिए गए हैं, ब्रेकियानो एंड विटोरिया। ठीक है। तो इट वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1612 एट द रेड बुल थिएटर। अच्छा, इस वर्क के अंदर ये लाइन आती है बच्चों, दिस इट्स जस्ट लाइक अ समर बर्ड केज इन अ गार्डन। ठीक है। तो ये पूरी लाइन दी हुई है मैंने। यहाँ पे जो ये समर बर्ड केज है, इस फ्रेज को यूज किया है मार्गरेट रबल ने फॉर हर डेब्यू नॉवल। ठीक है। तो जो सबसे फर्स्ट नॉवल था मार्गरेट रेबल का, वो फ्रेज कहाँ से उठाया है मार्गरेट रेबल ने? इनका जो ये वर्क है जॉन वेबस्टर का द वाइट डेविल, इसके अंदर ये लाइन आती है। तो आपको ये याद रखना है कि मार्गरेट रेबल ने अपना डेब्यू नॉवल का जो टाइटल है वो कहाँ से लिया है। ओके, चलो अभी ये जो प्ले है द वाइट डेविल, इसकी दो सेटिंग है मेनली, रोम एंड पैडुआ। ठीक है। तो जो रोम है वहाँ पे हमारा सारा स्टार्टिंग का प्लॉट होगा, जहाँ पे जो हमारे कैरेक्टर्स है वो सारा एक तरह से सेटिंग कर देंगे कि आगे जाके चीज़ें ट्रेजिक टर्न आउट होंगी। ठीक है। रेजोल्यूशन हमारा पैडुआ के अंदर है मेनली। तो प्ले की शुरुआत होती है बच्चों, लॉडोविको नाम का एक कैरेक्टर है जिसको जो है बैनिश कर दिया है उस जगह से बिकॉज ही मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग। ठीक है। इस कैरेक्टर का नाम याद रखना, आगे जाके स्टोरी में ही इज गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल। ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए लॉडोविको को भूल जाओ एंड ध्यान लगाओ इस कैरेक्टर पे, हु इज ब्रेकियानो। ब्रेकियानो का इलिसिट अफेयर है विद विटोरिया। ये दोनों ही शादीशुदा है, अलग अलग इनके हस्बैंड वाइफ है। ठीक है। बट कहीं ना कहीं दे बोथ लाइक ईच अदर, तो ये इलिसिट अफेयर चालू करेंगे। ठीक है। तो जो ये फ्लेमिनियो है, ही इज विटोरियाज ब्रदर। तो इसे दिखता है कि अगर इसकी बहन जो है ब्रेकियानो के साथ अफेयर कर रही है, तो इसमें इसका भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से फायदा निकल जाएगा। सो ही इज ओके विद दैट एंड ही इज वेरी एम्बिशियस कि हाँ, मुझे भी कुछ ना कुछ फायदा होगा इवेंचुअली जाके। तो इसका भी अफेयर किससे चलता है? जानचे। जानचे कौन है? इनकी सर्वेंट है। तो फ्लेमिनियो का अफेयर किसके साथ है बच्चों? जानचे के साथ है। अच्छा, विक्टोरिया की जो मदर है कॉर्नेलिया, शी इज अगेंस्ट दिस अफेयर। वो ऐसा प्रिडिक्ट कर सकती है, शी कैन लाइक फील दिस कि आगे जाके बहुत ही ट्रेजिक जो है रिजल्ट होगा इस अफेयर का, तो इन्हें ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए।
ठीक है। अब नाउ दीज टू पीपल आर वेरी लाइक, हम कह सकते हैं इवल टाइप ऑफ पीपल है। ये इस अफेयर को कंटिन्यू करने के लिए अपने अपने हस्बैंड और वाइफ को जो है मरवाने के लिए भी दे आर ओके। ठीक है, तो ब्रेकियानो की वाइफ होती है इजाबेला, उसको ये ब्रेकियानो कैसे मरवाएगा? थ्रू अ पॉइजन पेंटिंग। ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट वाज आस्क्ड इन योर PYQ, तो इसे हम याद रख लेंगे दैट ब्रेकियानो ने इजाबेला को कैसे मरवाया था? थ्रू अ पॉइजन पेंटिंग। एंड विक्टोरिया का जो हस्बैंड है कैमिलो, उसे स्ट्रेंगल्ड करके मरवाते हैं, जिससे कि ये लगे कि वो एक एक्सीडेंटल डेथ है, किसी को शक ना जाए इनके ऊपर। ठीक है, बट फिर भी शक किसके ऊपर डाल देते हैं? विक्टोरिया के ऊपर डाल देते हैं। विक्टोरिया कौन? वही जो ब्रेकियानो के साथ अफेयर जिसका होता है। अब इसको जो है ट्रायल पे रखा जाएगा कि भैया सारा शक तुम्हारे ऊपर ही है, तुमने ही मारा है अपने हस्बैंड को एंड इजाबेला को। तो कार्डिनल मोंटिसेल्सो एंड फ्रांसिस्को दे मेडिची, ये इसके ऊपर जो है अब कार्रवाई करेंगे। ये फ्रांसिस्को दे मेडिची कौन है बच्चों? ही इज द ब्रदर ऑफ इजाबेला। ये इजाबेला का भाई है, जो कि अब इजाबेला मर चुकी है, सो ही इज ऑल्सो इन द स्टेट ऑफ टेकिंग रिवेंज। इसको जल्दी से जल्दी अपनी बहन की मौत का बदला लेना है। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, ये जो इजाबेला है ना, इसको लोडोविको भी पसंद करता था। लोडोविको वही है जिसको स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इसे बैनिश कर दिया गया है रोम से, ठीक है, कि भाई यहाँ से बाहर निकलो तुम। तो अब ये ऑलरेडी एक तरह से काफ़ी ज़िंदगी से परेशान है। अब इसे पता चलता है कि जिस लेडी से ये प्यार करता था, उसको उसकी हत्या कर दी गई है। नाउ ही विल ऑल्सो ट्राई टू टेक रिवेंज। ठीक है, तो आई होप अभी तक आप लोगों को स्टोरी सारी समझ में आई हो। तो ये जो विक्टोरिया के ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, तो यहाँ पे ये अपने आप को अच्छे से डिफेंड कर पा रही है। ओके, ब्रेकियानो जो है विक्टोरिया को इस कोर्ट केस से बचा के निकाल लाता है। एंड अब सेटिंग शिफ्ट हो जाएगी पैडुआ में, जहाँ पे ये लोग जाके शादी कर लेंगे। ठीक है, तो जो मोंटिसेल्सो था, जो पोप था यहाँ पे, कार्डिनल मोंटिसेल्सो, वो इन लोगों को एक्सकम्युनिकेट कर देगा कि भाई तुम लोग अब यहाँ नहीं रह सकते, बिकॉज इट सीम्स लाइक आप लोग ही कल्प्रिट हो। ठीक है, तो जो फ्रांसिस्को है, अब वो इजाबेला की डेथ का बदला लेना चाहता है, इजाबेला का भाई भी एंड लोडोविको भी। अब ये सब मिल जाएंगे। ठीक है, लोडोविका का फ्रेंड है गैस्पेरो, ये भी मिल जाएगा, फ्रांसिस्को भी मिल जाएगा। एंड ये सारे के सारे कोशिश करेंगे कि हम कैसे ब्रेकियानो एंड विक्टोरिया से बदला ले सके। अब ये एक फेस्टिवल में मिलेंगे। यहाँ पे लोडोविको क्या करेगा? ये ब्रेकियानो का हेलमेट है, उसमें पॉइजन डाल देगा। ओके, तो जो ड्यूक है, ये ब्रेकियानो ड्यूक होता है, ये मरने से पहले, जैसे ही इसे पॉइजन का असर होगा, मरने से पहले सारी चीज़ें कन्फेस कर लेगा कि इसने क्या क्या चालें चली थी। ठीक है, तो जो फ्लेमिनियो था, हु वाज विक्टोरियाज ब्रदर, वो अपने भाई मार्सेलो को मार देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्सेलो भी जांचे के प्यार में होता है एंड ही फेल्ट कि मेरे प्यार के बीच में कोई भी नहीं आना चाहिए। ओके, एंड विक्टोरिया भी लास्ट में जो है मारी जाएगी लोडोविको के वजह से। तो लोडोविको जो है लास्ट में विक्टोरिया, फ्लेमिनियो एंड जांचे सबको मार देगा। ओके, एंड इवेंचुअली इन सबको जो है सज़ा मिलेगी। कौन सज़ा देगा? ब्रेकियानो का जो बेटा है। ठीक है, जो ब्रेकियानो का बेटा होगा, वो जाके लास्ट में जस्टिस एंड ऑर्डर अच्छे से स्टेबलाइज करेगा चीज़ों को। अदरवाइज ऑलमोस्ट ऑल द मेन कैरेक्टर्स हैव डाइड नाउ। ओके, सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ द वाइट डेविल। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट प्ले है द डचेस ऑफ माल्फी, इट इज़ सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके। ठीक है, ऑलमोस्ट हर ईयर एक क्वेश्चन देखने को इससे मिल ही जाता है एंड वो क्वेश्चन आपका काफ़ी इन डेप्थ क्वेश्चन होता है। तो मतलब इसकी जो स्टोरी है हमें बहुत ध्यान से पढ़नी है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, इट वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन it was first performed by King's Man acting troupe at the Blackfriars Theatre। तो हमें ये याद रहेगा कि जो किंग्स मैन था वो हमारे जैकोबियन एज में थे मेनली। they were performing at this time and once again this story was also based on true historical events। ठीक है, इटली में ही थी ये भी। एंड जियोवाना डी अरागोना, ये उस डचेस का नाम है जो रियल में डचेस थी अमाल्फी की। एंड शी ऑल्सो सीक्रेटली गॉट मैरिड टू हर स्टीवर्ड एंटोनियो।
तो जैसे हमने पिछली वाली स्टोरी में देखा रियल कैरेक्टर्स थे, ठीक है, रियल कैरेक्टर्स के बेसिस पे ही वो मेन कैरेक्टर्स के नाम थे, यहाँ पे भी कुछ कुछ ऐसा ही होगा। ओके, तो वी विल हैव दिस कैरेक्टर एंटोनियो एज वेल एंड डचेस ऑफ माल्फी हमारे पास होगी। अमाल्फी की जगह यहाँ पे माल्फी है। ओके, तो इसकी सेटिंग भी इटली 16th सेंचुरी रखी गई है एंड द मेन लोकेशन इज डचेस ऑफ माल्फी ओपन्स एट द कोर्ट ऑफ फर्दिनांड द ड्यूक ऑफ कैलेब्रिया इन माल्फी। ठीक है, लेटर मूव्स टू एनकोना एंड रोम। तो इनकी जितने भी पॉइंटर्स है बच्चों, ये आप लोगों को ध्यान रखने हैं। तो मेजर कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो जो ये डचेस है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर दिखाया है इसमें। ठीक है, शी इज अ करेजियस विडो। तो ये अभी एक विडो है, शी इज नॉट हैविंग एनी चाइल्ड एज सच एज ऑफ नाउ, बट लेटर ऑन शी विल फॉल इन लव विद हर स्टीवर्ड। ठीक है, एंटोनियो जो है इसका स्टीवर्ड है, इसके ये प्यार में पड़ जाएगी एंड शी विल ऑल्सो सीक्रेटली मैरी हिम। अब डचिस के दो भाई है, फर्डिनांड, ठीक है, हु इज हर ट्विन ब्रदर, ये डचिस का ट्विन ब्रदर है एंड ही इज ऑल्सो द ड्यूक ऑफ कैलेब्रिया। ठीक है, कैलेब्रिया का ये ड्यूक है। अच्छा, फर्डिनांड आफ्टर नोइंग दैट हर सिस्टर इज प्रेग्नेंट आउट ऑफ वेडलॉक, तो ही विल डिसाइड कि अब मुझे अपनी बहन को जो है मरवाना है, क्योंकि इसने तो जो एक सोसाइटी का नॉर्म है उसे तोड़ दिया है। ही विल बी वेरी एंग्री ऑन हर। तो यहाँ पे फर्डिनांड ही विल टेक अ वाव कि ही विल मेक श्योर शी विल बी डेड। ठीक है, अलॉन्ग विद हर इलेजिटिमेट किड्स। तो फर्डिनांड जब इसे मरवा देगा अपनी बहन को, उसके बाद ये पागल हो जाएगा, लाइक ही विल लिटरली गो इनटू मैडनेस। और वो मैडनेस किस तरह की होगी, इसे ऐसा लगेगा एज इफ ही इज बिकमिंग अ वुल्फ नाउ। ठीक है, तो ये उस बीमारी का नाम है, आइसेंथ्रोपी। ओके, तो फर्डिनांड के अलावा डचिस का एक और भाई है, द कार्डिनल, हु इज अ करप्ट चर्चमैन। ठीक है, अच्छा, एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होगा इस स्टोरी में, बोसोला नाम का। इसके काफ़ी सारे छोटे छोटे काम होंगे। ठीक है, जैसे कि एक बार स्पाई बनेगा, तो मेनली तो ये स्पाई ही रहता है, ये फर्डिनांड का हिटमैन होता है पहले, एंड बाद में फर्डिनांड जो है इसको हायर कर लेगा कि तुम मेरी बहन के ऊपर जो है नज़र रखो कि ये जो है किसी और से शादी ना कर ले, या फिर अगर इसने किसी से शादी की है तो कहीं ये प्रेग्नेंट तो नहीं है, और कौन है इसका जो लवर है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए बसोला को डचेस के पीछे लगा देगा। अब बसोला बहुत ही चालाक कैरेक्टर है एंड ये ना काफ़ी शेडी कैरेक्टर है। ही विल नॉट बी लाइक कि हाँ एक बार मतलब जैसा दिख रहा है सामने से वैसा ही रहेगा। तो पहले ये डचेस को ये दिखाएगा दैट ही इज़ वेरी लॉयल, उसका पूरा भरोसा जीत लेगा एंड फिर डचेस से सारी सच्चाई निकलवा देगा कि कौन है उसका हस्बैंड, कितने बच्चे हैं, कौन कौन बच्चा है। फिर ये भी हेल्प करेगा इनिशियली फर्डिनांड की कि डचेस को मरवा दिया जाए। ठीक है, बट बाद में इसका हार्ट चेंज हो जाएगा। तो ये काफ़ी शेडी कैरेक्टर है। फिर ये जो कार्डिनल है, फर्डिनांड है, इनकी भी जान लेने की कोशिश करेगा। मतलब इसे गिल्ट महसूस होगा कि शायद इसने गलत किया डचेस को मरवा करके। ठीक है, जो कैरियोला है, शी इज द मेड ऑफ डचेस। ठीक है, ये डचेस की मेड है, शी इज वेरी लॉयल एंड इसको भी एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा अलॉन्ग विद द डचेस। डीलियो है, ये एंटोनियो का फ्रेंड है। ओके, लास्ट में स्टोरी में सिर्फ और सिर्फ डीलियो ही बचेगा, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी कैरेक्टर विल डाई। ठीक है, जैसे कि हमारा पिछली वाली स्टोरी में हुआ था द वाइट डेविल, ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स मर गए थे, तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स बच जाएंगे। एक डचीज का जो सबसे एल्डेस्ट चाइल्ड है वो बचेगा एंड ये डीलियो बचेगा, हु इज एंटोनियोज फ्रेंड। तो हमें इतनी डिटेल्स इन कैरेक्टर्स के बारे में याद रखनी है बच्चों। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टुवर्ड्स द स्टोरी एंड इस स्टोरी को अच्छे से समझना, लाइन बाय लाइन आपको पूरे पार्ट पे ध्यान देना है कि क्या हो रहा है स्टोरी के अंदर। तो देर इज अ डचेस। ठीक है, डचेस है, ये कहाँ की डचेस है? माल्फी की। ये एक यंग विडो है। ठीक है, ज़्यादा ओल्ड नहीं है, तो यंग है, शी इज स्टिल इन सर्च ऑफ ट्रू लव। ठीक है, इसके दो भाई है, फर्डिनांड हु इज ड्यूक ऑफ कैलेब्रिया। फर्डिनांड इसका ट्विन ब्रदर है एंड द अदर ब्रदर इज द कार्डिनल हु इज अ करप्ट चर्चमैन। ठीक है, ये एक छोटी फैमिली हो गई। अब एंटोनियो है, ये स्टूवर्ड है। ठीक है, जो घर को संभालता है एक तरह से, एंड ये फ्रांस से अभी अभी लौटा है। तो जो डचेस है, शी फॉल्स इन लव विद एंटोनियो, ये एंटोनियो के प्यार में पड़ जाएगी।
बसोला कौन है? बसोला ही वॉज अ हिटमैन ऑफ द कार्डिनल, ये कार्डिनल का हिटमैन होता है। लेटर ऑन ही विल बी हायर्ड बाय फर्डिनांड, फर्डिनांड इसको हायर कर लेगा कि तुम डचेस के ऊपर नज़र रखो, ठीक है, कि ये किसी से शादी वादी ना कर ले या फिर कुछ गलत कदम ना उठा ले, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि डचेस अगर किसी से शादी कर लेगी तो उसकी जो नेक्स्ट हायर है वो बन जाएगा, है ना, तो उसको सारी मतलब अब नया राजा बन जाएगा वो मालफी का। तो फर्डिनांड चाहता है कि उसकी बहन की जगह पे भी वही कंट्रोल रखे। ओके, ये इसका मेन कंसर्न है। तो ये बसोला जो है ये क्या करेगा? ही विल बिकम द मैनेजर ऑफ द हॉर्सेस। इस चीज को आपको याद रखना है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर पॉइंट वाज आस्क्ड इन योर एग्जाम कि बसोला का क्या ऑक्यूपेशन था। ठीक है, उन्होंने ऑप्शंस में ना ही हिटमैन दिया था ना ही स्पाई दिया था, उन्होंने ऑप्शंस में दिया था दैट ही वाज द केयरटेकर ऑफ हॉर्सेस। ठीक है, तो ये भी एक तरह से इसका काम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है, ही वॉज इनिशियली द हिटमैन ऑफ कार्डिनल, लेटर ऑन ही बिकेम द स्पाई ऑफ डचेस अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ मैनेजिंग हर हॉर्सेस। तो जब वो एक तरह से ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मैं तो यहाँ पे सिर्फ हॉर्सेस को मैनेज करने आया हूँ, अदरवाइज मेरा और कोई काम नहीं है, बट इन रियलिटी ही वॉज स्पाइंग ऑन द डचेस। ठीक है, तो जो दोनों भाई है वो नहीं चाहते कि हमारी बहन की शादी हो जाए, बट सीक्रेटली जो डचेस है वो एंटोनियो से शादी कर लेगी। एंड इस बात का इनिशियली सिर्फ और सिर्फ किसको पता होगा? जो वो मेड कैरियोला थी, सिर्फ और सिर्फ उसी को पता होगा। ठीक है, अब शादी हो गई है, 9 महीने बाद लाइक शी इज प्रेग्नेंट, शी इज अबाउट टू लाइक गिव बर्थ। तो बसोला जो है ये सस्पेक्ट करता रहता है कि ये जो कंडीशन है ना डचेस की, इट डजंट सीम्स टू बी लाइक ऑल राइट। उसे शक हो जाता है कि शायद ये कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट है, तो ये ट्रिक करेगा डचेस को एपिक्रॉट्स खिला के। एप्रिकॉट जब खाते हैं तो द लेडी विल गो इनटू लेबर। ठीक है, तो ये उसकी ट्रिक होती है जिसकी वजह से वो बीमार हो जाएगी एकदम से। एंड जो बसोला है उसका सस्पिशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसका शक और ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंटोनियो एंड डीलियो जो है कोशिश करेंगे कि डचेस की जो प्रेगनेंसी है वो छुपी रहे, बट बसोला जो है कंफर्म कर लेगा अबाउट द बर्थ थ्रू अ होरोस्कोप। ठीक है, रिटन बाय एंटोनियो। एंड ये किसको बता देगा? फर्डिनांड एंड कार्डिनल को बता देगा कि हाँ, तुम्हारी बहन ने जो है अभी अभी बर्थ दिया है एक बच्चे को। अब इन दोनों भाइयों को क्या लगेगा इनिशियली कि हमारी जो बहन है ना, उसने मतलब वो विधवा है और बिना शादी के ही वो क्या हो गई है, प्रेग्नेंट हो गई, एंड उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया। तो ये चीज़ इन्हें बहुत ही ज़्यादा मतलब बेकार बात लगेगी कि ये इलेजिटिमेट चाइल्ड उसकी बहन ने पैदा कर दिया। मतलब इसकी शादी के बारे में तो इन दोनों भाइयों को पता ही नहीं है ना अभी तक, तो ये अब रिवेंज लेने का जो है कसम खा लेंगे कि एक तो इन्हें ये पता लगाना है कि इस बच्चे का बाप कौन है, और दूसरा अब अपनी बहन से रिवेंज लेना है। दे आर वेरी फ्यूरियस। ठीक है, अब 2 साल और बीत जाते हैं ऐसे ही। अभी तक उन्होंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, अभी तक उन्हें नहीं पता कि ये डचेस का जो है कौन है लवर, तो वो अभी वेट कर रहे हैं। तो इन 2 सालों में डचेस एंड एंटोनियो विल हैव 2 more चिल्ड्रन। ठीक है, अब फर्डिनांड जो है अब कन्फ्रंट करेगा डचेस को, अपनी बहन को कन्फ्रंट करेगा कि बता भाई तेरा कौन है लवर। तो वो ये एडमिट कर लेती है कि ये जो बच्चा है ये आउट ऑफ वेडलॉक नहीं है, ये लेजिटिमेट चिल्ड्रन नहीं है मेरे, ये मैंने शादी करी है, बट आई विल नॉट टेल माई हस्बैंड्स नेम। ठीक है, तो फर्डिनांड जो है गुस्सा करता है, अपनी बहन को कर्ज करता है, एंड ये कसम खाता है कि अब मैं तुम्हें कभी नहीं देखूंगा दोबारा। अब जो डचेस होती है वो चाहती है कि एंटोनियो का नाम कभी भी सामने ना आ जाए, क्योंकि वरना उसकी जान को खतरा हो जाएगा। तो ये डचेस क्या करेगी, ये बसोला के ऊपर बहुत भरोसा कर लेगी। यहाँ पे ये गलती कर देती है, बसोला के ऊपर ये बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेगी, एंड उसको सब कुछ सच बता देगी कि देखो मैंने ऐसे ऐसे एंटोनिया से शादी करी है, एंड मैं नहीं चाहती उसे कुछ भी खतरा हो, तो तुम उसे अपने साथ लेके चले जाओ। ठीक है, डची सबके सामने नाटक करती है कि ये जो एंटोनियो है इसने चोरी करी है, एंड इसको मैं यहाँ से निकाल दे रही हूँ, अपनी माल्फी से निकाल दूंगी एंड एनकोना भेज दूंगी। ठीक है, एंड रियलिटी में वो उसको सेफली वहाँ से मतलब ले जाना चाहती है कि कहीं और दूर चला जाए ताकि वो सेफ रहे। बसोला के ऊपर भरोसा कर लिया डचेस ने, और उसे नहीं पता कि बसोला तो एक्चुअली किसने हायर किया है, फर्डिनांड ने।
अब बसोला क्या करेगा, उसे धोखा दे देगा। फर्डिनांड जो है कार्डिनल को बता देता है एंड कार्डिनल क्या करेगा, एग्जाइल में भेज देगा इनको। ठीक है, अभी तक ये दोनों जिंदा है। कौन कौन, जो एंटोनियो है और उसका सबसे बड़ा बेटा बेटा जो है इनको साथ में रहता है। तो एंटोनियो बाद में एस्केप कर लेगा, जो वो कब्जा कर लेते हैं ना कार्डिनल उसे, वो वहां से भी भाग जाएगा एंटोनियो और उसका सबसे बड़ा बेटा। तो दे आर सो फार सेफ इन लाइफ। ठीक है, अभी तक वो सेफ है। बाकी जो डचेस है एंड उसके जो दो बाकी के बेटे या छोटे बेटे हैं, एंड वी हैव डचेस की मेड जो है। ठीक है, इन चारों को कैप्चर कर लिया जाएगा। अब इनको सबसे ज़्यादा डचेस को जो है मेंटली टॉर्चर किया जाएगा, साइकोलॉजिकली टॉर्चर किया जाएगा। तो जो ये फर्डिनांड है ये क्या करता है, ये एंटोनियो का और इनके बच्चों का वैक्स का पुतला बनाएगा। ठीक है, एंड उसके सामने ऐसे दिखाएगा दैट योर कंप्लीट होल फैमिली इज डेड। ठीक है, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा पति ये मर चुके हैं। ठीक है, और ही ऑल्सो सेंड्स मैड मैन टू टॉर्मेंट हर। तो इसको पूरी तरीके से साइकोलॉजिकली परेशान करेगा, इसे पागल करने की कोशिश करेगा ये। ठीक है, डचेस काफ़ी हद तक स्ट्रांगली अपने आप को कैरी करती है, बट स्टिल शी इज़ अ विमेन एंड वो काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ें होती हुई देखते हुए परेशान होती है वो। ओके, तो बसोला जो अभी डिस्गाइज कैसे करेगा, टूम्ब मेकर बन जाएगा वो। तो हमें ये भी याद रखना है, ही विल ऑल्सो डिस्गाइज एज अ टूम्ब मेकर एंड प्रिपेयर्स हर फॉर डेथ। तो उसको एक तरह से एग्जीक्यूट भी किसने किया है, बसोला ने किया है। ओके, तो लास्ट में जो डचेस है वो स्टेटमेंट देती है, आई एम डचेस ऑफ माल्फी स्टिल, कि मैं अभी भी माल्फी की डचेस ही हूँ। ठीक है, तो इसके साथ और कौन मर गया है, जो दो छोटे बच्चे थे एंड कैरियोला जो कि डचेस की मेड थी। ना ऑल दीज पीपल आर डेड। अब जैसे ही फर्डिनांड अपनी बहन की डेड बॉडी देखेगा, ही विल इंस्टेंटली फील रिमोर्स। वो एकदम से उसको गिल्ट भी फील होने लग जाएगा, वो एकदम से पागल हो जाएगा कि अरे ये मैंने क्या कर दिया। वो अपना आपा ही खो बैठेगा। अब उसे लगेगा मैं धीरे धीरे वुल्फ बनता जा रहा हूँ। जो उसकी इनर पर्सनैलिटी थी ना, वो अब उसके सर पे हावी होती जाएगी। ठीक है, तो डचेस जो है बहुत थोड़े टाइम के लिए जब जिंदा रहती है ना ऐसे मरने से पहले, तो बसोला उसे बता देता है कि तुम्हारा जो हस्बैंड है वो एक्चुअली जिंदा है, बट वो बच नहीं पाती। ठीक है, बसोला को बहुत ही ज्यादा अब गिल्टी फील होगा। बसोला ने भी तो गलत किया ना, तो फर्डिनांड तो वहां पागल हो गया एंड कार्डिनल का भी कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, कार्डिनल को कुछ भी अभी फर्क नहीं पड़ा है। बसोला यहाँ पे बहुत ज्यादा उसे बुरा लग रहा है। अब नाउ ही ऑल्सो वांट्स टू रिपेंट एंड चीजों को वो ठीक करना चाहता है। ओके, एंटोनियो को अभी तक पता नहीं है कि उसकी जो बीवी है और उसके जो दो बच्चे हैं वो मर चुके हैं। वो कार्डिनल से जो है मिलने की कोशिश करता है। ठीक है, दूसरी तरफ जो फर्डिनांड है वो पूरी तरीके से पागल हो चुका है। बसोला जो है कार्डिनल को बताएगा कि ऐसे ऐसे तुम्हारी बहन जो है मारी गई है, बट कार्डिनल को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो जो जूलिया होती है, शी इज अगेन वन अनदर कैरेक्टर। जूलिया कार्डिनल की मिस्ट्रेस होती है यहाँ पे, जो बसोला के प्यार में पड़ जाएगी। ठीक है, बसोला जो है जूलिया को मैनिपुलेट करके कार्डिनल की सारी सच्चाई निकलवाने की कोशिश करता है। अब जूलिया के थ्रू बसोला को सब कुछ पता चल जाता है, बट यहाँ पे कार्डिनल जो है जूलिया को मरवा देगा थ्रू द पॉइजन बाइबल। ठीक है, हमने पिछले वाली स्टोरी में भी पॉइजन के थ्रू काफी सारे कैरेक्टर्स की डेथ देखी। इस वाली स्टोरी में भी पॉइजन के थ्रू डेथ होगी, किसकी, जूलिया की। कौन करवाएगा, कार्डिनल। ओके, अब बसोला जो है ये सारी चीजें सुन लेगा, समझ लेगा कि अच्छा जूलिया ने उसे जो भी बताया है कार्डिनल के बारे में ना, बसोला विल ऑल्सो ट्राई टू टेक रिवेंज। ठीक है, उसे भी चाहिए कि ये जो कार्डिनल है, उसका भाई है, दे शुड डाई। तो यहाँ पे बसोला चाहेगा तो किसको मारना, कार्डिनल को मारना चाहेगा, बट गलती से वो किसको मार देगा, एंटोनियो को मार देगा डार्क में। ठीक है, अंधेरे में उसे ये नहीं पता चलेगा कि वो कार्डिनल को मार रहा है या एंटोनियो को, तो वो एंटोनियो को मार देता है। अब उसे इतना ज्यादा गिल्ट होता है बसोला को ना, ही इज वेरी लाइक स्टेड फास्ट कि इस टाइम तो मैं कार्डिनल को ही मार के छोड़ूंगा। तो अब बहुत ही ज्यादा लड़ाई हो जाएगी। यहाँ पे फर्डिनांड आएगा, वो कार्डिनल एंड बसोला को स्टैब कर देगा। बसोला फर्डिनांड को अपनी तरफ से घायल कर देता है। ठीक है, बसोला डाइज आफ्टर वुंडिंग द कार्डिनल एज वेल। तो ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स वंस अगेन इस स्टोरी में भी मारे जाएंगे।
सिर्फ कौन कौन बचा है? डीलियो हु वॉज द फ्रेंड ऑफ एंटोनियो एंड डचिस का जो सबसे बड़ा बेटा था, सिर्फ यही दो कैरेक्टर बचे हैं। एंड जो ये सर्वाइवर है, सबसे बड़ा बेटा है, नाउ ऑल द कोर्टियर्स विल प्लेज टू रेज हिम एज देयर नेक्स्ट हेयर। ठीक है, एंड या तो ये एक लास्ट होप की निशानी होती है। सो दिस वॉज द स्टोरी। आई होप आप सभी को ये समझ में आई हो बच्चों। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछना, ठीक है। एंड मेक श्योर आप खुद इस पूरी स्टोरी को एक बार रीड ज़रूर करो। एंड जितने भी ये मैंने यहाँ पर आप लोगों को कोट्स दिए हैं ना, इन सभी को पढ़ना बच्चों, अच्छे से पढ़ना। यू विल अंडरस्टैंड कि ये सारे इन कैरेक्टर्स ने जो, जिस भी कैरेक्टर ने जो भी डायलॉग बोला है इसमें, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपको सारी अच्छे से समझनी है एंड पढ़नी है। Okay, so there are more quotes given over here. I want all of you to study each and every quote in detail. अच्छा, इनका एक और भी वर्क है, The Devil's Law Case. ये आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है. It was written in collaboration with Thomas Dekker. ठीक है? अच्छा नहीं, not this one. This one was not written in collaboration. ये दो इन्होंने लिखे थे थॉमस डेकर के साथ, वेस्टवर्ड हो एंड नॉर्थवर्ड हो। ठीक है, he has also collaborated with Rowley, Middleton, Fletcher, Ford and Messenger. ओके, इनके जो मेजर प्लेस है वो यही है बच्चे, द वाइट डेविल एंड देन द डचेस ऑफ माल्फी, द डेविल्स लॉ केस एंड वेस्टवर्ड हो, नॉर्थवर्ड हो। यही आपको याद रखने हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है। नेक्स्ट हमारे मेजर राइटर आ जाते हैं थॉमस मिडल्टन। सो ही स्पेंड 2 years एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड इन्होंने भी काफ़ी सारे कोलेब्रेशंस किए थे थॉमस डेकर, जॉन वेबस्टर के साथ। ओके, तो इनके काफ़ी सारी इन्होंने ट्रेजेडीज़ भी लिखी है, कॉमेडीज़ भी लिखी है, सटारिकल वर्क्स भी लिखे हैं इन्होंने। अनलाइक जॉन वेबस्टर ने तो ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ ट्रेजेडी ही लिखी है। ठीक है, बट इनके वर्क में आपको जो है बाकी सारी भी आपको जॉनरास देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, ये रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, थॉमस मिडल्टन रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेजेडी ही मिलेगी। तो इनकी जो मेजर ट्रेजेडी है द रिवेंजर्स ट्रेजेडी। अच्छा, कहीं कहीं इस वर्क को ना ऐसा भी बोला गया है दैट इट वाज रिटन बाय सिरिल टॉर्नियर। ये इस नाम से भी एक ड्रामेटिस्ट थे इस टाइम पे। ये हो सकता है ये इन्होंने लिखा हो, तो इनकी जो ये कि हाँ ये इन्होंने ही लिखा है, ये डाउटफुल है थोड़ा सा। ओके, बट हम इन, अगर आपके एग्जाम में मान लो मैच द फॉलोइंग में आता है एंड मैच द फॉलोइंग में अगर इस तरह से आपके पास दो नाम है, ठीक है, यहाँ पे मान लो आपके पास मिडल्टन आ गया एंड कहीं आपको दिख रहा है द रिवेंजर्स ट्रेजेडी, तो आप इन्हीं को मार्क करके आओगे। ठीक है, सिरिल होगा तो वो मेरे ख्याल से एग्जामिनर आपको मिडल्टन नहीं देगा। सिरिल है तो आप सिरिल को मार्क करके आओगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना कि अरे ये तो मैम ने बताया था मिडल्टन है, तो रिवेंजर्स ट्रेजेडी में ऑप्शन में मिडल्टन दिया ही नहीं, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, तो सिरिल भी हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अभी फिलहाल हम इन्हें किसके अंदर पढ़ेंगे? थॉमस मिडल्टन के अंदर ही पढ़ेंगे। ये आपके मैच द फॉलोइंग में ऑलरेडी आ चुका है वर्क। ठीक है बच्चों, मैच द फॉलोइंग में ये ऑलरेडी आ चुका है। देखो, इस प्ले की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी, इसमें जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है वो इनिशियल जो सबसे पहला सीन होता है उसमें दिखाया जाता है दैट ही इज़ गिविंग अ सॉलिलॉक्यू, मतलब जब अपना मतलब मोनोलॉग वो ले रहा होता है तो उसके हाथ में एक स्कल होती है जो कि पॉइजनड होती है, एंड ये स्कल किसकी होती है? उसकी फियांसी की स्कल होती है। ग्लोरियाना इसकी फियांसी का नाम होता है एंड इस टाइम पे ये कसम खाता है दैट ही विल टेक रिवेंज। किससे रिवेंज लेगा? ड्यूक से रिवेंज लेगा, क्योंकि ड्यूक ने इसकी फियांसे का मरवाया है। ठीक है, ये तो इसका स्टोरी का बेस हो गया। अब वी विल अंडरस्टैंड ऑल द कैरेक्टर्स। देखो, आप लोग वैसे नाम से ही समझ सकते हो काफी हद तक कि रिवेंजर्स ट्रेजेडी में क्या होगा, जो रिवेंज लेगा उसकी ट्रेजेडी है ये, उसके साथ भी कुछ ट्रेजिक इवेंट्स होने वाले हैं। नाउ सिंस ही हैज डिसाइडेड दैट ही विल टेक रिवेंज, तो ऐसा नहीं है कि उसके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। ठीक है, ही विल ऑल्सो फेस अ लॉट ऑफ थिंग्स।
अभी भी काफ़ी सारी चीज़ों से फेस करनी बाकी है। तो जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, जो रिवेंज लेने वाला करेक्टर है, वो है विंडस। ठीक है, तो विंडस हमारा मेन कैरेक्टर हो गया इसमें। फिर ग्रेशियाना, ये विंडस की मदर है। शी इज़ ऑल्सो वेरी मोरली वीक। इस वाले प्ले में ना आपको ज़्यादातर कैरेक्टर्स मोरली वीक ही दिखेंगे। ठीक है, किसी का कोई बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टांस नहीं है इसके अंदर। कास्टीसा जो है ये विंडिस की सिस्टर है, ये एक वर्चुअस सिस्टर है। ठीक है, ये एक थोड़ा सा हम पॉजिटिव कैरेक्टर ले सकते हैं, इसके अंदर भी ऐसा कुछ भी मोरल करप्शन नहीं दिखाई गई। हिपोलिटो है, ये विंडिस का ब्रदर है जो इसको अकम्पनी करेगा रिवेंज लेने में। देन ग्लोरियाना है, शी इज डेड नाउ, शी वॉज पॉइजन्ड बाय द ड्यूक एंड प्रेजेंटली इसका सिर्फ क्या है प्ले के अंदर, स्कल है। एंड विंडिस की बिलवर्ड होती है, ये इसकी लवर होती है। ठीक है, ड्यूक है हु इज लस्टफुल करप्ट रूलर पॉइजन्ड बाय विंडिस। तो लास्ट में ड्यूक जो है मारा जाएगा, किसके थ्रू मारा जाएगा, ये जो स्कल है ना ग्लोरियाना की, उसी स्कल की वजह से ही वो मारा जाएगा। अच्छा, लस्यूरियसो है, देखो ये नाम से ही आप, ये LUS लिखा है तो यहाँ पे आप लस्ट ये वर्ड देख सकते हो, इसमें से निकल जाएगा। तो इसका कैरेक्टर कैसा है, ही इज ड्यूक सन एंड ही इज फुल ऑफ लस्ट। ठीक है, ये भी लास्ट में मारा जाएगा। बहुत सारे कैरेक्टर्स है लास्ट में आपके मारे जाएंगे, जैसे पहले की जो रिवेंज ट्रेजेडीज चल रही थी आपकी, सेम वही चीज कंटिन्यू होगी यहाँ पे। ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी कैरेक्टर विल डाई, बहुत ही एक दो कैरेक्टर्स बचेंगे। ठीक है, फिर डचेस है जो कि ड्यूक की वाइफ है। इसके 3 बेटे हैं, देखो, एम्बिशियासो, सुपर वैकाओ एंड जूनियर, ये 3 इसके बेटे हैं। ये खुद भी बहुत इमोरल है, लस्टफुल है। तो ऑलमोस्ट सारे ही कैरेक्टर्स यहाँ पे लस्टफुल है, इमोरल है। ठीक है, कोई उनका स्टांस नहीं है सच। जो स्प्यूरियो है, ये ड्यूक का नाजायज बेटा है। ठीक है, अब डचेस जो है ड्यूक से बदला लेना चाहेगी, कुछ इवेंट ऐसा होगा एंड डचेस बदला लेने के चक्कर में ये स्प्यूरो के साथ क्या करेगी, अफेयर चालू कर देगी, ताकि ये ड्यूक को जो है खून जला सके उसका। ठीक है, एम्बिचियासो एंड सुपर वकाओ, आई टोल्ड यू दे आर द सन्स ऑफ द डचेस। जूनियर कौन है, ये डचेस का बेटा है एंड ये एंटोनियो जो है इसकी वाइफ का रेप कर देगा। ठीक है, तो जूनियर, he is the son of the duchess, he is the youngest son of the duchess and एंटोनियो एक नोबल मैन है जिसकी वाइफ का रेप हो जाएगा एंड जो ये वाइफ है वो सुसाइड कर लेगी। ठीक है, इवेंचुअली लास्ट में प्ले में ये एंटोनियो ही बचता है सिर्फ और सिर्फ, बाकी सारे ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। चलो, तो स्टोरी को शॉर्ट में समझ लेते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी स्टोरी ना करके छोटे उसमें समझते हैं। विंडिस है, अब उसको पता चला है ग्लोरियाना जो उसकी लवर थी, शी इज़ डेड नाउ एंड ही इज़ होल्डिंग हर स्कल इन हिज हैंड। ठीक है, एंड वो ड्यूक से अब बदला लेना चाहता है। ठीक है, क्योंकि ड्यूक ने ही उसकी जो लवर थी उसको मार दिया था काफ़ी साल पहले, तो अब वो बदला लेना चाहता है। बट सिंस वो बदला किससे लेना चाहता है, वो ड्यूक से बदला लेना चाहता है। पर जो विंडिस है वो ऐसे मामूली इंसान है, कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं है, तो उसे बहुत चाल चलनी पड़ेगी कि किस तरीके से इस ड्यूक से बदला लिया जाए। तो उसे पता चलता है कि जो ड्यूक का बेटा है लसियोरोसो, ही इज लुकिंग फॉर समवन कि जो उसकी हेल्प कर सके एक वुमेन ढूंढने में। ठीक है, वुमेन ढूंढने में हेल्प कर सके, ऐसे इंसान की उसे ज़रूरत है। तो जो विंडिस है अब ये अपना भेस बदल लेगा, ये बन जाएगा पियाटो। ठीक है, पियाटो बन गया है, अब ये जो ड्यूक का बेटा है उसके पास आके रहने लग जाएगा एंड ही विल इंश्योर कि आपको जो है टाइमली विमेन मिलती रहे। ठीक है, तो लुसियारोसो को कोई दिक्कत नहीं है, ये पियाटो को साथ में रख लेता है। पियाटो हमारा विंडिस ही है अभी तक। तो लुसियारोसो क्या बोलेगा, दैट ही वांट्स कि ये जो लड़की है कास्टीसा, कास्टीसा कौन, विंडीज की बहन, उसी को लेकर आए। ठीक है, विंडीज विल बी शॉक्ड कि अरे ये तो मैं अपनी जाल में फंसता नजर आ रहा हूँ। बट जो कास्टीसा की मदर होगी वो पैसे के चक्कर में कि अरे ये तो ड्यूक का बेटा है, इफ़ यू विल गो विद हिम यू विल ऑल्सो गेट गुड मनी। तो ग्रेशियाना, शी इज़ ऑल्सो सो मच मॉरली करप्टेड वुमेन कि ये अपनी ही बेटी को जो है भेजने के लिए तैयार हो जाएगी। एंड विंडिस विल बी एक्सट्रीमली शॉक्ड अपनी मदर की रियलिटी जानने के बाद कि उसकी माँ की भी सच्चाई कैसी है, कि उसे अपनी बेटी की कुछ नहीं पड़ी। ठीक है, बाकी साइड स्टोरी में क्या चल रहा है, जूनियर मैंने बताया था आपको डचेस का जो बेटा है,
ही हैज रेप्ड एंटोनियोज वाइफ, जिसने अपने आप को मार लिया है अब। ठीक है, अब इस जूनियर को भी सजा होगी। अब डचेस जो है ये ड्यूक से बदला लेना चाहती है। ठीक है, क्योंकि इसे भी पता है ड्यूक के कितने अफेयर्स वगैरह है, तो ये बदला लेना चाहती है। एक तो इसने पनिश किया जूनियर को, दूसरा इसने पहले भी अफेयर्स वगैरह किए थे। ठीक है, तो ये बदला लेने के लिए क्या करेगी, ये स्प्यूरियो जो कि ड्यूक का इलेजिटिमेट सन है उसके साथ अफेयर करेगी। ठीक है, ताकि ड्यूक को पता चले कि ऐसा मेरी जो अभी करंट वाइफ है और मेरा जो इलेजिटिमेट बेटा है, उन दोनों के बीच में अफेयर चल रहा है, एंड ही विल बी वेरी मच लाइक शॉक्ड आफ्टर दैट। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये लुसियारोसो है, ये विंडिस को कास्टिसा के लिए कन्विंस कर लेता है, विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू। शी लेटर ऑन रिफ्यूजेस कि मैं तो नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी कर लो। उसकी माँ पीछे पड़ती है काफी ज्यादा, बट वो मना कर देती है। यहाँ पे विंडिस जो है ये ड्यूक को अब कन्विंस करेगा कि जो ये स्कल है ना, ग्लोरियाना का स्कल है, इसे आप किस करो। ठीक है, वो ट्रिक करेगा कुछ ना कुछ करके, एंड जैसे ही वो किस करता है उस स्कल को, ही विल डाई। ठीक है, अब यहाँ पे लसियारोसो जो है ये टेम्परेरी यहाँ पे ड्यूक बन चुका है, क्योंकि ये सबसे एल्डेस्ट सन था। ठीक है, अभी सेलिब्रेशन चल रहा है कि ये जो हमारा नया ड्यूक बना है उसका कोरोनेशन हुआ है, तो सेलिब्रेशन चल रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे विंडिस और उसका जो भाई होता है वो मिलके लसियारोसो को मार देंगे, एंड और भी काफी सारे कैरेक्टर्स को यहाँ पे मार दिया जाएगा। लास्ट में विंडिस अपनी गलती एक्सेप्ट करेगा कि हाँ, मेरा असली नाम विंडिस है, पियाटो नहीं है। ओके, एंड एंटोनियो जो है नया राजा बन जाएगा। एंटोनियो कौन, जिसकी वाइफ का रेप होता है, तो यहाँ पे इसको नया राजा बना दिया जाएगा, एंड ये विंडिस एंड उसके भाई को एग्जीक्यूट करवा देगा। तो ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी कैरेक्टर विल डाई एक्सेप्ट एंटोनियो। ठीक है, ये हमारी स्टोरी हो गई, द रिवेंजर्स ट्रेजेडी। आवर नेक्स्ट इज द चेंजलिंग। ओके, इसको भी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, इसके अंदर क्या हो रहा है। इट इज़ अ सिटी ट्रेजेडी, ये भी ट्रेजिक स्टोरी ही है इसके अंदर। तो इसमें एक कैरेक्टर होता है अल्सेमेरो, हु इज़ अ रिच स्पेनिश नोबलमैन हु वांट्स टू मैरी दिस गर्ल बीट्रिस जोआना। ठीक है, ये एक लड़की का नाम है। अब ये जो बीट्रिस जोआना है, इसकी शादी ऑलरेडी तय कर दी है इसके पापा ने, जो इसके पापा का नाम है वर्मांडरो। ठीक है, किसके साथ प्रॉमिस की है, अलोंसो के साथ, बट शी डजंट वांट टू मैरी अलोंसो। ठीक है, अब ये क्या करेगी अपनी शादी तुड़वाने के लिए, शी आस्क्स हर सर्वेंट, ठीक है, जो इसके पापा के सर्वेंट है डी फ्लोरेस, इसको बोलेगी कि देखो एक काम करो, तुम ये अलोंसो को मार दो। ठीक है, डी फ्लोरेस मार देगा अलोंसो को, बट अब यहाँ पे डी फ्लोरेस जो है वो बोलता है कि सिंस आई हैव डन समथिंग फॉर यू, यू ऑल्सो गिव मी समथिंग, लाइक ठीक है, तुम भी मुझे उसके बदले में कुछ दो। तो डी फ्लोरेस बोलता है दैट आई डोंट वांट मनी, मुझे मनी नहीं चाहिए, आई वांट सेक्सुअल फेवर्स। तो अब यहाँ पे बीट्रिस जोआना जो है, शी फील लाइक दैट शी इज ट्रैप्ड। ठीक है, कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकती है, वो फंस गई है। शी हैज टू लाइक एक्सेप्ट वट एवर डी फ्लोरेस इज आस्किंग। तो यहाँ पे वो उसकी शादी एल्सेमिरो से भी होने वाली है, एंड वो पूरी तरीके से अभी गिल्ट रिडन भी है। तो वो क्या चाहती है कि किसी को भी इस चीज़ का पता ना चले, स्पेशली एल्सेमिरो को ना पता चले जो भी हुआ है उसके और डी फ्लोरेस के बीच में। तो बीट्रिस अपनी मेड डाई फेंटा को बोलेगी कि एक काम करो, तुम जो है फर्स्ट नाइट स्पेंड कर लो एल्सेमिरो के साथ, ताकि ही विल नॉट कम टू नो अबाउट माई वर्जिनिटी, दैट आई डोंट हैव इट एनी मोर। ठीक है, तो डी फ्लोरेस जो है बाद में डाइफेंटा को मार देता है ड्यूरिंग द स्टेज फायर। ठीक है, ताकि उनका सीक्रेट किसी को भी पता ना चले। एंड एल्सेमेरो को भी थोड़ा थोड़ा शक होने लग जाता है, वो बीट्रिस को कन्फेस करेगा, वो बीट्रिस को कन्फ्रंट करेगा कि तुम सारी सच्चाई बाहर निकालो, कि क्या है तुम्हें, मतलब तुम्हारी सच्चाई क्या है, सब कुछ बाहर बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे जो बीट्रिस है ये बहुत ज्यादा गिल्ट में आ जाती है। डी फ्लोरेस जो है इसे मार देता है, खुद को भी लास्ट में मार देता है। तो ये इतना सा ही सब प्लॉट है इसका, ही इतना सा ही मेन प्लॉट है, आपको ये ध्यान देना होता है। साइड बाय साइड पैरेलल एक और सब प्लॉट चल रहा है, जिसमें सिमिलर टाइप ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, जेलेसी होती है, वाइफ जो है सेम तरह के सिचुएशन में फंसी होती है, जिसमें उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा शक करता है। बट इस वाली स्टोरी में तब भी जो है चीज़ें हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म होती है। ठीक है, बट फर्स्ट स्टोरी हमारी काफ़ी ज़्यादा ट्रेजिक हो जाएगी।
ओके, क्योंकि ऑलमोस्ट अगेन सारे कैरेक्टर्स जो है मारे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगेन अनदर इम्पॉर्टेंट वर्क आ जाता है, विमेन बीवेयर विमेन। इसके अंदर आपको जो विमेन का कैरेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा दिखेगा, दैट दे आर मोरली करप्टेड, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टर्स। फर्स्ट वी हैव बियांका हु इज वेल्दी, ठीक है, ये काफ़ी वेल्दी है, बट इसकी शादी हो जाएगी लियांशो से हु इज पुअर गाय, ठीक है। ये इतना ज़्यादा सोशली या फिर वी कैन से फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं है। एंड देन देर इज अनदर कैरेक्टर वॉर्ड हु इज द सूटर ऑफ इजाबेला। अब नाउ यू विल आस्क मी मैम ये इजाबेला कौन है? इजाबेला इज अनदर फीमेल कैरेक्टर इन द स्टोरी हु इज द नीस ऑफ द ड्यूक, ठीक है। इसमें एक ड्यूक भी है, फ्लोरेंस। अच्छा, ये जो ड्यूक है फ्लोरेंस, बियांका विल लेटर ऑन ट्राई टू मैरी दिस गाय, ठीक है। ड्यूक जो है ये भी बियांका को पसंद करेगा, एंड बियांका बीइंग ऑलरेडी मैरिड टू लियांशो शी विल स्टार्ट एन अफेयर विद ड्यूक, ठीक है, ताकि उसे वो फाइनेंशियली जो है फ्रीडम मिल सके, जो कि ऑलरेडी वो वेल्दी थी, पुअर फैमिली में शादी हो गई। नाउ शी वांट्स कि वो उसकी जो पैसों की एक वो होती है ना कि इंसान को कि हाँ हमें दोबारा से वही स्टेटस चाहिए, तो दैट्स वाई शी विल हैव एन अफेयर विद द ड्यूक, ठीक है। इसके अलावा वी विल हैव फेब्रिशियो हु इज इजाबेलास फादर, ओके। इसको भी जो है अपने स्टेटस से मतलब है, अपनी बेटी से इतना मतलब नहीं है। देन वी हैव लिविया। लिविया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर गाइज ओवर हेयर। इस कैरेक्टर को याद रखना, ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा ऐसे स्कीम्स करेगा लोगों के साथ, ठीक है, बहुत मैनिपुलेट करेगा। शी इज़ अ विडो, दो शी इज़ अ विडो, बट इसको भी जो भी करना है वट एवर शी डिसाइड शी विल डू, एंड उसकी वजह से किसी का नुकसान हो किसी का भला हो, शी डजंट केयर, ठीक है। हिपोलिटो इज अ कैरेक्टर, ये इजाबेला का अंकल है। लिविया इजाबेला को बोलेगी कि देखो ये जो तुम्हारा अंकल है ना, ये तुम्हारा मतलब ब्लड से कोई कनेक्शन नहीं है, ये तुम्हारा रियल अंकल नहीं है, ही इज जस्ट फॉर द नेम सेक। तो अगर इफ यू वांट टू हैव एन अफेयर विद हिम यू कैन गो अहेड विद दैट, दैट विल नॉट बी एन इंसेस्ट, ठीक है। बट लेटर ऑन इट विल बी रिवील्ड कि जो ये अंकल है हिपोलिटो, इजाबेला का अंकल है, ये इसका रियल अंकल ही होता है, ठीक है। तो लिविया ये सारी चीजें प्लॉटिंग प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है, ठीक है। ओके, कार्डिनल इज सिंबल ऑफ करप्टेड रिलीजियस अथॉरिटी इन द स्टोरी। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। लियांशो एंड बियांका की शादी हुई है, ठीक है, जो कि सोशली अभी पुअर है। Liansho is poor and his mother fears that Bianca, who is raised in wealth, will not accept poverty. वही चीज होती है इवेंचुअली। बियांका जो है ड्यूक को देखती है एंड शी फील्स अट्रैक्टेड टू हिम, ठीक है। दूसरी साइड इजाबेला की शादी की तैयारी कर रही है, ठीक है, किसके साथ? पुलिस वार्ड है उसके साथ, उसकी शादी की तैयारियां चल रही है, पर वो शादी से मना कर देती है। इसकी जो आंट होती है लिविया, ठीक है, ये मैनिपुलेट करेगी कि देखो तुम्हारा जो ये अंकल है ना हिपोलिटो, ही इज नॉट रियली कनेक्टेड विद यू, ही इज लाइक नॉट रियली रिलेटेड, ब्लड से कोई कनेक्शन नहीं है तुम्हारा, तो ये अंकल तुम्हें ऑलरेडी पसंद करता है, तो यू कैन स्टार्ट अ रिलेशनशिप विद हिम। तो इजाबेला ऐसा नो कि हाँ रियलिटी क्या है, तो वो भी सोचेगी कि हाँ मैं कुछ गलत नहीं कर रही अपने इसमें लाइफ में, तो शी विल ऑल्सो स्टार्ट दिस रिलेशनशिप विद हिपोलिटो, ठीक है। लिविया ऑल्सो अरेंजेस फॉर बियांका टू मीट द ड्यूक। अब लिविया जो है बियांका को भी ड्यूक से मिलवा देगी, एंड ड्यूक जो है बियांका को धीरे धीरे सिड्यूस करने लग जाएगा। स्टार्टिंग में बियांका मना करेगी, लेकिन बाद में वो देखेगी अरे इस साइड तो कितनी लग्जूरियस लाइफ जीने को मिलेगी, तो शी विल ऑल्सो हैप्पीली एक्सेप्ट दैट कि हाँ वो गलत अफेयर तो कर रही है। अब ये अफेयर के बारे में जानने के बाद लियांशो कुछ नहीं कर पाएगा, बिकॉज ही नोज कि ये तो ड्यूक के साथ है, एंड ड्यूक को तो मैं छेड़ भी नहीं सकता, वो तो मुझे जेल में डलवा देगा एक सेकंड में। तो यहाँ पे लियांशो के साथ इमेजिन हु विल स्टार्ट द रिलेशनशिप, लिविया विल स्टार्ट द रिलेशनशिप विद लियांशो, ठीक है। तो जो सबसे पहले ये बियांका होती है एंड ड्यूक होते हैं, ये किसको मरवा देंगे? ये लियांशो को मरवा देंगे, बिकॉज दे विल फियर कि ये हमारे बीच में, हमारे प्यार के बीच में कांटा बन रहा है, तो ये लियांशो को सबसे पहले मरवा देंगे। एंड दूसरी साइड इजाबेला लिविया को मारने की कोशिश करेगी, एंड लिविया इजाबेला को मारने की कोशिश करेगी, एंड दोनों एक दूसरे को मार देंगे। हिपोलिटो हु वाज इजाबेलाज अंकल, वो खुद को मार देगा,
ठीक है। बियांका विल ऑल्सो एक्सीडेंटली किल्स द ड्यूक। तो इजाबेला इसमें सिर्फ जिंदा रहेगी, ऑलमोस्ट बाकी सारे कैरेक्टर्स वंस अगेन दे ऑल विल डाई। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ योर वेरी इंपॉर्टेंट प्ले विमेन बिवेयर विमेन। ये काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में भी जो है रिकमेंडेड है। तो आई वांट कि आप लोग इनके कैरेक्टर्स को एंड इसकी जो स्टोरी लाइन है उसे एक बार खुद से भी बच्चों ध्यान से पढ़ लेना। ओके तो इन्होंने देखो कुछ कॉमेडीज भी लिखी है, लाइक माइकल मेस टर्म अ ट्रिक टू कैच द ओल्ड वन। इसकी स्टोरी आई वांट कि आप लोग खुद से पढ़ लो, ठीक है। इजी स्टोरी है। देर इज अ प्रोडिगल मैन, यंग मैन विद गुड हु, देखो ये वाली स्टोरी ना कॉमेडी बहुत ज्यादा बेन जॉनसन की कॉमेडी से मेल खाएगी आपकी, ठीक है। जैसे वहां पे भी ट्रिक्स्टर्स होते थे, यहाँ पे भी ट्रिक्स्टर है। ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट ट्रिक्स्टर है वी कैन से, ठीक है। अभी इसने अपनी वेल्थ जो है वेस्ट कर दी है। तो इसका एक अंकल है लिकुरी एंड एक क्रेडिटर है जिसने इसे काफी लोन दिया हुआ है हॉर्ड। ये इन दोनों को ऐसे झूठ बोलेगा, देखो मैं ना एक वेल्दी विडो को जानता हूँ, मैं तुम्हारी उससे शादी करवा दूंगा, बट उसके लिए तुम्हें मुझे काफी सारे गिफ्ट्स देने पड़ेंगे। तो ये विडगुड इन लोगों को कन्विंस कर लेगा कि मैं तुम्हारी एक रिच विडो से शादी करवा दूंगा। दे बोथ आर हैप्पी, दे एक्सेप्ट दिस ऑफर। बट रियलिटी में क्या होता है, ये कोई रिच विडो नहीं होती, शी इज जस्ट अ नॉर्मल कर्टिसन, ठीक है। तो इवेंचुअली ये इसका भांडा फूट जाएगा एंड इसकी जो हिपोक्रेसी है वो सामने आ जाएगी, ठीक है। तो इसके अलावा आपको ये जो बाकी के सारे वर्क्स हैं इनके नाम याद रखने हैं। मैड वर्ल्ड, माई मास्टर, द रोरिंग गर्ल, अ चेस्ट मेड इन चीप साइड। अच्छा, अ गेम एट चेस, इसको याद रखना बच्चों। एक तो ये याद रखना है कि ये थॉमस मिडल्टन ने लिखा है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि ये 1624 में लिखा गया है वर्क है, ठीक है। इसकी एज सच कोई सेपरेट स्टोरी नहीं है, ये मैं आपको अलग से स्टोरी बताऊँ, उसके कैरेक्टर्स बताऊँ। आपको ये याद रखना है कि ये जो नाम है इसका, अ गेम एट चेस, ठीक है। इट वाज टेकन बाय योर टी.एस. एलियट इन हिज वर्क द वेस्टलैंड, ठीक है। वेस्टलैंड में इट इज द हेडिंग ऑफ वन ऑफ द पार्ट्स, वो फाइव फाइव पार्ट में डिवाइडेड है ना वेस्टलैंड, तो उसमें वन ऑफ द पार्ट है आपका गेम एट चेस, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना है कि गेम एट चेस ये टाइटल कहाँ से लिया गया है। तो ये टाइटल थॉमस मिडल्टन के इस वर्क के टाइटल से लिया गया है। तो इसमें एलेगोरिकल सटायर है किस किस के बीच में, ब्लैक किंग्स जो कि स्पेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड व्हाइट नाइट जो कि प्रिंस चार्ल्स है। तो ये वाला वर्क बच्चों ध्यान दो, इट इज ऑलमोस्ट रिटन एट द टाइम व्हेन योर जैकोबिन पीरियड इज अबाउट टू एंड एंड योर कैरोलाइन पीरियड इज अबाउट टू स्टार्ट, ठीक है। तो इसमें आपका ये सारा एलिगोरिकल वर्क है, ऐसा कुछ बड़ी स्टोरी नहीं है। आई वांट यू टू जस्ट गिव इट अ रीड वंस, ठीक है, एक बार देख लेना बस, ठीक है। ज़्यादा आपको इसमें टेंशन नहीं लेनी है। देर आर फ्यू मोर वर्क्स, दैट इज अ फेयर क्वेरल, द ऑनेस्ट होर, द ओल्ड लो। ये वर्क आप लोगों को इनके देखने हैं बस, ठीक है। अच्छा, थॉमस मिडल्टन के बाद वी हैव जस्ट टू मोर लाइक वेरी माइनर ड्रामेटिस्ट। इनका आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए कि ये किस एज में लिख रहे थे, ठीक है, एंड इनके क्या क्या वर्क्स है, दैट्स इट। तो इनके जो अर्ली वर्क है जॉन फोर्ड के, इट इज एलिजी ऑन द अर्ल ऑफ डेवनशायर, ठीक है, इट इज अ प्रोज पैम्फलेट। देन कोलैबोरेशंस क्या क्या है इनकी, द विच ऑफ एडमोंटन विद डेकर एंड राउली, द सन्स डार्लिंग, द वेल्श एम्बेसडर, ठीक है। इन्होंने और किसके साथ कंट्रीब्यूट किया है, द स्पेनिश जिप्सी, द फेयर मेड ऑफ द एन। और मेजर प्लेस कौन कौन से है इनके, ये नाम आपको स्पेशली याद रखने हैं बच्चों। ये जो नाम है ना, ये इट्स पिटी शी इज अ होर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसमें दो कैरेक्टर्स है, जियोवानी एंड एनाबेला, दे आर ब्रदर एंड सिस्टर। तो इन दोनों का इंसेंशुअस लव दिखाया है इसमें, ओके। क्योंकि ये एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछा गया है दैट इट्स पिटी शी इज अ होर, ये किसका वर्क है, सो इट्स अ वर्क बाय जॉन फोर्ड, ठीक है। आई होप आप लोग इस इंफॉर्मेशन को नहीं भूलोगे। द लवर्स मेलनकली, ये भी इनका वर्क है। द लेडीज ट्रायल, ये भी इनका वर्क है, ओके। चलो, एंड लास्ट वन वी हैव इज जेम्स शर्ली।
इनके भी सिर्फ आपको वर्क्स के नाम देखने हैं। द विटी फेयर वन, हाइड पार्क। हाइड पार्क को आप लोग याद रख लेना, इट्स अ कॉमेडी ऑफ फैशनेबल लंदन सोसाइटी। द लेडी ऑफ प्लेजर, ठीक है, इट इज ऑल्सो अ क्रिटिक ऑफ एरिस्टोक्रेटिक लग्जरी एंड आइडलनेस। देन ही हैज ऑल्सो रिटन फ्यू ट्रेजेडीज, द ट्रेटर, द कार्डिनल, ठीक है। ये आपको सिर्फ नाम देखने हैं, ना ही इनकी कोई ये ईयर देखना है, एंड कुछ और भी नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ ये किसने लिखे हैं ये देखना है, जेम्स शर्ली, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो माइनर ड्रामेटिस्ट देखे, दो मेजर ड्रामेटिस्ट देखे। नाउ वी विल स्टार्ट विद फ्रांसिस बेकन। सो बेकन का जन्म हुआ है देखो 1561 में। वी कैन से दैट ही वाज एल्डर टू योर शेक्सपियर, ठीक है। तो ये शेक्सपियर से बड़े हैं, 3 साल बड़े हैं, एंड आपके एडमंड स्पेंसर एंड सिडनी से थोड़े छोटे हैं। तो इन चीज़ों को हमें याद रखना है। फ्रांसिस बेकन आपके शेक्सपियर से भी थोड़े से बड़े हैं, 3 साल पहले इनका जन्म हो गया है। तो बर्थ ईयर जो हमने पूरी क्रोनोलॉजी याद करी थी बच्चों, उसमें अभी फ्रांसिस बेकन का भी नाम आप लोग ऐड कर लोगे। ओके, so he was educated at Trinity College, Cambridge, and developed early opposition to Aristotelian scholasticism. इस पॉइंट को आप याद रखना कि ये एरिस्टोटल के जो विचार थे उन्हें पसंद नहीं करते थे, ठीक है। स्कॉलस्टिसिज्म का मतलब एक बच्चे ने मुझसे पुरानी वीडियो में पूछा था, पुरानी क्लास में पूछा था। इसका मतलब बच्चे सिंपल सी बात है, जो एरिस्टोटल की मतलब पढ़ाई होती है, जो ये सीख देते हैं, ठीक है, जो इनके विचार थे उससे ये अपोज करते थे कि भाई ये उनसे सहमति नहीं रखते थे। तो देखो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हायर पोस्ट भी इन्हें मिली है जेम्स वन के टाइम पे। तो 1607 में ही वॉज सॉलिसिटर जनरल, 1613 में ही वॉज अटॉर्नी जनरल, 1618 में ही वॉज लॉर्ड चांसलर, एंड 1621 में ही वॉज चार्ज्ड विद ब्राइबरी। उसके बाद ही वॉज रिमूव फ्रॉम द ऑफिस एज वेल। तो सारी पोस्ट होने के बाद भी ही वॉज रिमूव्ड। फाइनल ईयर्स में ही डिवोटेड एंटायरली टू फिलोसफिकल एंड साइंटिफिक राइटिंग। देखो इनके बारे में एक चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है, ये जो फ्रांसिस बेकन थे, ही वॉज वन ऑफ द इनिशियल पीपल वी कैन से हु आस्क पीपल टू फोकस ऑन साइंटिफिक थिंग्स, ठीक है। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करो, आप लोग ऑब्जर्वेशन करो, एक्सपीरियंसेस लो, एंड साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ये फोर्स करते थे लोगों पे। ही डाइड इन 1626, ओके। एंड इनकी डेथ भी कैसे होती है, जब ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं ऑन फूड प्रिजर्वेशन, उसके दौरान इनकी डेथ हो जाती है। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, ठीक है। फादर ऑफ एसेज हम किसको बोलते हैं, ये जो फ्रेंच के हमारे मोन्टाज है इनको हम फादर ऑफ एसेज बोलते हैं, बट इनको हम क्या बोलेंगे, फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। ऐसे ही एक प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज भी है हमारे, उनका नाम आप लोग बताना मुझे नेक्स्ट क्लास में, मैं देखूंगी। ओहो, मैंने तो थोड़ा सा आंसर ही लिख दिया, कोई बात नहीं। आई वॉन्ट कि आप लोग मुझे पूरा का पूरा नाम बताओ उसका, ठीक है, जो हमारे प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में आई विल आस्क कि आप लोगों को कितने बच्चों को याद है, ठीक है। ही इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म एंड फादर ऑफ साइंटिफिक मेथड। वोल्टेयर ने इन्हें ये नाम दिया था। अलेक्जेंडर पोप ने इनके बारे में क्या कहा, द वाइसेस्ट, ब्राइटेस्ट, मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। तो इनके फिलोसफिकल आइडियाज़ जो थे ये इंडक्टिव मेथड को यूज़ करते थे। मैंने ये रिसर्च के टाइम पे भी आप लोगों को समझाया था, टीचिंग मेथड्स के टाइम पे भी समझाया था कि ये इंडक्टिव मेथड क्या होता है एंड डिडक्टिव मेथड क्या होता है। इंडक्टिव मेथड जब आप कुछ पहले ऑब्जर्व करोगे, फिर एक्सपेरिमेंट करोगे, उसके बाद कुछ थ्योरी बनाओगे, ठीक है, आफ्टर एनालाइजिंग एंड एवरीथिंग, तब आप थ्योरी बनाते हो लास्ट में। तो बॉटम टू अप जाती है आपकी ये थ्योरी, ओके। इंड्यूसिंग थ्योरी आउट ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, ये पॉइंट आपको याद रखना है। एम्पिरिसिज्म की बात करते थे, नॉलेज मस्ट बी ग्राउंडेड इन एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। तो ये जो वर्ड है ना एम्पिरिसिज्म, इसका मतलब ये होता है एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो नॉलेज आप ऐसे नहीं कि खुद को कुछ ना कुछ फील हो रहा है तो आपने उस चीज़ को फिलोसफिकल आइडिया बना दिया कुछ भी दिमाग में ला करके, नहीं, आप पूरा उसे और उसके साथ एक्सपेरिमेंट करो। नॉलेज को जो है
ऑब्जर्व करो, तब एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचो। ठीक है, डोंट अबी टू हरी, लाइक इतना ज़्यादा जल्दबाजी मत करो फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचने की पहुंचने के लिए, वरना आपकी बहुत ज़्यादा गलतियां हो जाएंगी। ये कहना था हमारे फ्रांसिस बेकन का। ठीक है, तो नॉलेज मस्ट बी यूजफुल, प्रैक्टिकल, एम्ड एट इम्प्रूविंग सोसाइटी। ओके, फॉर बेकन नॉलेज मस्ट एम एट द रिलीफ ऑफ मेंस स्टेट, कि उनकी जो अभी स्टेट है वो थोड़ी सी इम्प्रूव होनी चाहिए नॉलेज की मदद से। अच्छा, इन्होंने ये आइडल्स का जिक्र किया है बच्चों, ये आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आपको इनके नाम याद रखने हैं। आइडल्स ऑफ द ट्राइब, केव, मार्केट प्लेस, थिएटर। बेसिकली ये है क्या कि देखो आपके लाइफ में ना ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, इनको जब तक आप हटाओगे नहीं तब तक आप कुछ भी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं ले पाओगे। ठीक है, आप जो गेन करना चाह रहे हो आपके अंदर एक क्लियर लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो इन्होंने ये चार आइडल्स की बात करी थी जो कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें आइडल्स ऑफ ट्राइब, केव, मार्केट प्लेस एंड थिएटर। ठीक है, ओके। इनका एक लाइफ का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, द ग्रेट इंश्योरेशन, इंश्योरेशन। ठीक है, अ मैसिव प्लान टू रीऑर्गेनाइज ऑल द नॉलेज, ये सारी दुनिया भर की सारी नॉलेज को एक जगह एक्यूमुलेट करना चाहते थे। इट वॉज इंटेंडेड इन 6 पार्ट्स में बनाना चाहते थे, बट सिर्फ 2 ही पार्ट इसके ये लिख पाए। ठीक है, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग एंड द न्यू ऑर्गेनम। ठीक है, द प्रोजेक्ट एम्ड टू डायग्नोज द एरर्स ऑफ ट्रेडिशनल लर्निंग, कि ट्रेडिशनल लर्निंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसको ये डायग्नोज करना चाहते थे। देन एस्टेब्लिश अ न्यू साइंटिफिक मेथड एंड promote collaborative research and produce practical inventions। तो ये सारी चीज़ें ये करना चाहते थे। अच्छा, सिंस इन्हें हम फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कहते हैं, तो दैट मीन्स इन्होंने बहुत सारे मेजर इंपॉर्टेंट एसेज लिखे होंगे ऑब्वियसली, है ना। तो इनका जो सारे ऐसे थे वो एक जगह कंपाइल्ड थे, एंड वो डिफरेंट डिफरेंट एडिशंस में वो एक्सपेंड करते रहते थे। ठीक है, मान लो 10 इन्होंने सबसे पहले लिखे 10 ऐसेज फर्स्ट एडिशन में, फिर उसको आगे एक्सटेंड कर दिया, उसमें 28 एडिशंस और ऐड कर दिए, 38 हो गए सेकेंड एडिशन में, फिर 20 और ऐड कर दिए तो 58 हो गए फाइनल एडिशन में। ठीक है, इस पूरे एसेज का कंप्लीट नाम क्या था? essays, religious meditations, places of per persuasion and dissuasion, seen and allowed। ठीक है, तो फर्स्ट एडिशन इनका ओके, फर्स्ट एडिशन की डेट नहीं दी है, कोई बात नहीं। सेकेंड एडिशन इनका 1612 में आएगा, एंड थर्ड एडिशन 1625 में आ जाएगा इनका। ओके, तो ये भी एक इनका वर्क है, मेडिटेशंस सेक्रे। ये सिर्फ आपको नाम याद रखना है कि हाँ दिस वर्क बिलोंग्स टू फ्रांसिस बेकन। अच्छा, ये वाला वर्क इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्रोनोलॉजी में अक्सर ये बहुत बार मैंने देखा है, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लो। बेसिकली फ्रांसिस बेकन का जो था ना, वो लर्निंग, साइंटिफिक टेम्परामेंट, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस करते थे कि बच्चों की जो है, बच्चों की नहीं मतलब पूरी सोसाइटी की जो लर्निंग का लेवल है उसे बढ़ाना है। तो ये कब आया था, इसका ईयर आप बहुत बहुत अच्छे से एकदम अपनी माइंड में बैठा लो, 1605। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत बहुत बार पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो इसे तो हम बिल्कुल भी नहीं भूलने वाले। तो देखो, सिंपल सी बात है, इस वर्क में ये क्या बोल रहे हैं कि देखो बहुत सारे क्रिटिक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ह्यूमन नॉलेज, अगर इंसान बहुत ज़्यादा नॉलेज लेना चाहता है तो उसे क्रिटिसाइज करते हैं। वो बोलते हैं कि भाई ज़्यादा नॉलेज भी ना इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा प्राइड भर देती है। ठीक है, उसको मतलब अननेसेसरी कुछ रॉन्ग डूइंग्स भी उससे करा सकती है। तो जैसे हमने डॉक्टर फॉस्टस में देखा कि वो जो डॉक्टर था वो इतना ज़्यादा पढ़ लिख गया था, बहुत एम्बिशियस हो गया था, इवेंचुअली वो गलत रास्ते पे चल पड़ता है। तो सोसाइटी के अंदर इस तरह का नोशन भरा हुआ है कि भाई बहुत ज़्यादा ज्ञान भी बहुत ज़्यादा खतरे की चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे जो फ्रांसिस बेकन है ये उसी के लिए मना करते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, ज्ञान कभी भी आपके लिए नुकसानदायक नहीं होता अगर आपने वो सही तरीके से सही समझ सोच समझ के गेन किया है तो। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, बेकन डिस्क्राइब्स हिज सर्वे एज क्रिएटिंग स्मॉल ग्लोब ऑफ द इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड। तो ये जो वर्क है, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, ये 2 बुक्स में डिवाइडेड है। बुक 1 में ये डिफेंड करेंगे लर्निंग को। ठीक है,
कि भाई जो बाकी सारी एलिगेशंस लगाई हुई है कि जैसे ये एथिज्म को बढ़ाता है या फिर इसकी वजह से लोगों के अंदर प्राइड आ जाता है या फिर ये इम्प्रैक्टिकल और मॉरली डेंजरस है, तो वो सारी चीज़ें गलत हैं, ठीक है। तो ये आर्ग्यू करते हैं कि नॉलेज इज डिवाइनली सैंक्शनड एंड सोशली बेनिफिशियल, कि नॉलेज सबको होनी चाहिए, अदरवाइज नुकसान होगा लोगों को, ठीक है। तो बुक 2 में ही डिटेल्ड क्लासिफिकेशन देते हैं वो सारी नॉलेजेस की, जितना भी हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज है, जैसे हिस्ट्री हो गई, ठीक है, हिस्ट्री हो गई, देन फिलोसफी हो गई, फिलोसफी, देन पोइट्री हो गई, ठीक है। इसमें ये किसको ऊपर रखते हैं, फिलोसफी को। हमने अपना स्पेंसर का भी वर्क देखा था, ठीक है, एन अपॉलजी फॉर पोइट्री, तो उसमें वो पोइट्री को ऊपर रखते हैं, ये फिलोसफी को ऊपर रखते हैं, ठीक है। ही सेज कि एक इंसान को ज़्यादा भी पोएट्री में इंडल्ज नहीं होना चाहिए, वो भी इंसान को गलत वो ले आता है। एंड हिस्ट्री इज अगेन रिलेटेड ओनली विद द फैक्ट्स, तो फिलोसफी है जो सोसाइटी को सही रास्ते पे ले जा रही है, ऐसा मानना था फ्रांसिस बेकन का, ठीक है। तो इसमें हमें ये पॉइंट याद रखना है दैट ही सपोर्टेड फिलोसफी मोर देन द अदर टू। ओके, इनके और वर्क्स देख लेते हैं। 1609 में आता है इनका नेक्स्ट वर्क, दी सेपेंशिया वित्रम, जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी द विजडम ऑफ द एंशियंट्स। तो इसमें ये जो एलेगोरिकल वर्क्स होता है, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ एलेगोरिकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ क्लासिकल मिथ्स, ठीक है। तो अच्छा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क इनका ये आ जाता है फिर, नोवम ऑर्गेनम। ये आपसे मैच द फॉलोइंग में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि ये वर्क किससे बिलोंग करता है, किसका है, या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी इससे आपको देखने के लिए मिल सकता है। सबसे पहले तो इस पूरे नाम की इस पूरे वर्क की ट्रांसलेशन क्या है, न्यू इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ये इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी। 1620 में ये वर्क आया है, हमें याद रखना है। ऑर्गेनॉन का मतलब भी होता है इंस्ट्रूमेंट, नोवम का मतलब होता है न्यू, दैट मीन्स ही प्रपोजेस अ न्यू टूल फॉर एक्वायरिंग नॉलेज, नॉलेज गेन करने के लिए आपको नई टूल का यूज़ करना होगा, पुराने तरीके से अब आप वो अच्छे से नॉलेज नहीं गेन कर पाओगे। ओके, तो इसके मेन फीचर्स देख लेते हैं। इट इज़ रिटन इन एफोरिज्म्स, क्रिटिक ऑफ एरिस्टोटेलियन लॉजिक, जो कि मैंने बताया एरिस्टोटल के व्यू से बिल्कुल असहमति नहीं रखते थे। एम्फेसिस ऑन सिस्टमेटिक इंडक्शन, तो इंडक्शन ऑफ नॉलेज, ठीक है। साइंटिफिक मेथड बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, वही सारी सेम इनकी जो फिलोसफी है वो इसके अंदर भी दिखेगी। डॉक्ट्राइन ऑफ आइडल्स बिफोर डिस्कवरिंग ट्रुथ, तो वो जो 4 आइडल्स थे ना, ठीक है, ट्राइब, केव, मार्केट, थिएटर, मार्केट प्लेस, थिएटर, ये आप याद रखना, ठीक है। ट्राइब, केव, मार्केट प्लेस एंड थिएटर, ठीक है। ये 4 आइडल्स है जो कि आपको अपने दिमाग से निकालने होंगे, ओके, एंड उसके बाद ही आप जो है एक नई ट्रुथ को डिस्कवर कर पाओगे। सो हिज अदर वर्क्स आर हिस्ट्री ऑफ द रेन ऑफ किंग हेनरी सेवेंथ, ठीक है, 7th है ये, 8th नहीं है, ध्यान रखना। 1622 में लिखा है ये वर्क। देन दी ऑगमेंटस साइंटियरियम, ठीक है, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग का ही ये लैटिन वर्जन है। एंड या तो आपको ये याद रखना है, ये 1623 में आया है। This is the expanded Latin version of the advancement of learning. And then 1623 में ही we have history of life and death. तो ये इनके major works है। ये जो work है history of life and death, इसमें ये एक mythical island को describe करेंगे, बेंसलीम उस जगह का नाम है, and इसमें एक research institution होगा, Salomon's House, ठीक है। It is seen as the prototype of the Royal Society which was found later in 1660. तो ये आपको याद रखना है। अभी देखो, आपको एक तो ये नंबर भी याद रखना है कि टोटल एसेज कितने लिखे फ्रांसिस बेकन ने, जो कि इनकी आफ्टर 1625 की जो एडिशन है, 3rd एडिशन बेसिकली, उस टाइम पर कितने इनके एसेज टोटल हो गए थे, तो देयर वर 58 एसेज। तो इस नंबर को हम याद रख लेंगे अच्छे से। तो इनका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऐसे माना जाता है ऑफ स्टडीज़, ठीक है।
अभी आपका जो ये वाला एग्ज़ाम गया था जनवरी का, इसमें ऑफ स्टडीज़ से आपको जो स्टेटमेंट्स थी वो आपको क्रोनोलॉजी में अरेंज करनी थी। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप इतना सारा पढ़ पाओ कि आप एक-एक स्टेटमेंट को याद रखो कि कौन सी स्टेटमेंट पहले है, कौन सी स्टेटमेंट बाद में। इट इज़ डेफिनेटली वेरी डिफ़िकल्ट। तो हम इसका कोर आइडिया समझ लेंगे, ठीक है? वैसे तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस पर्टिकुलर वर्क को ना एक बार पढ़ो। I will try to find this off studies document and I will try to send it to you. ठीक है, आप लोग इसको एक बार जो है जैसे ही आपको थोड़ा सा भी टाइम मिले इसको पढ़ना। बहुत ज़्यादा बड़ा ऐसे नहीं है, आप आई थिंक 15-20 मिनट्स में इसको एक बार पूरी रीड कर लोगे। तो अगर 1% भी चांस होगा कि इससे दोबारा कोई भी क्वेश्चन बन सकता होगा तो वी विल बी ऑन द सेफ साइड। ठीक है, इसको आप अपने लेवल पे बच्चों पढ़ने की थोड़ी सी कोशिश करना, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में भी डिस्क्राइब्ड है। यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा कोर इन्फॉर्मेशन दी है, आपको एकदम टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन दी है। दिस विल बी हेल्पफुल टू यू टू अंडरस्टैंड व्हाट्स देयर इन दिस ऐसे। बट हाँ, जो आप सेल्फ स्टडी करोगे, खुद से पूरा ऐसे पढ़ोगे ना, वो आपको एक अलग ही आइडिया दे देगा इसके बारे में। इफ़ यू कैन स्टडी देन डेफिनेटली यू शुड। ओके, आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप लोग इसे अलग से पढ़ो। ठीक है, इसमें देखो ही टेल्स अबाउट स्टडीज दैट इट सर्व थ्री पर्पसेस। क्या क्या पर्पस सर्व करती है स्टडीज? डिलाइट, दैट इज पर्सनल प्लेजर; ऑर्नामेंट, दैट इज कन्वर्सेशन; एंड एबिलिटी, दैट इज प्रैक्टिकल जजमेंट. He wants that too much study makes a person lazy, while too little study makes one shallow. ठीक है, he also explains that different subjects shape the mind differently. हिस्ट्री जो है इंसान को वाइज बनाएगा, पोइट्री जो है इमेजिनेटिव बनाएगी, एंड मैथमेटिक्स जो है इंसान का दिमाग शार्प करेगी। तो ये हमें याद रखना है। तो ये इनके कुछ फेमस कोट्स है। टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लॉथ, टू यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज एफेक्टेशन, टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स इज द ह्यूमर ऑफ अ स्कॉलर। ठीक है, ये भी एक बहुत फेमस कोट है। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested. ठीक है, तो ये आप लोगों को ऑफ स्टडी के बारे में ये इंफॉर्मेशन अच्छे से याद रखनी है। इट इज सुपर डुपर इम्पोर्टेंट। ठीक है, ऐसे ही ऑफ ट्रुथ भी इनका बहुत इम्पोर्टेंट है। अगेन आई वुड सजेस्ट कि आप और कोई भी मत पढ़ना, ऑफ स्टडीज तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना, सेकंड प्रायोरिटी पे ऑफ ट्रुथ रखना। ठीक है, ये दो पढ़ सकते हो ना, तो आपको एक तरह से फ्रांसिस बेकन किस तरह से चीज़ें लिखते थे, उनके क्या आइडियाज़ होते थे, उन चीज़ों का आपको एक पूरा क्लियर कट आपके दिमाग में ऐसे छप जाएगा इन्फॉर्मेशन कि ठीक है, ये एक तरीका है फ्रांसिस बेकन के लिखने का, तो ये लाइन फ्रांसिस बेकन को बिलोंग कर सकती है। एटलीस्ट हम ये आइडेंटिफाई तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि लोग जो है क्यों ट्रुथ नहीं बोलते एंड झूठ बोलने से क्यों इतना प्यार करते हैं। तो ही कंपेयर्स ट्रुथ इज लाइक क्लियर डे लाइट, while lies are like artificial candlelight that makes things appear more beautiful. He connects truth with God and moral goodness. Truth gives dignity and stability to human life. ठीक है, ऐसे ही ये मैंने ऑलमोस्ट जितने भी इनके दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेज है ना, ये देखो 58 के 58 तो यहाँ पे डालना इज स्टुपिडिटी है ना। वो मैं आप लोगों के लिए ऑलरेडी मतलब बर्डन क्रिएट करूंगी कि अननेसेसरी आपको मैं दे दूंगी, एंड यू विल फील लाइक कि नाउ वी हैव टू स्टडी इट। हम कैसे तो पढ़ेंगे, कैसे याद रखेंगे, वो मैं इतना डिफिकल्ट टास्क आप लोगों को नहीं देने वाली। आप लोगों को पहले तो ये लिस्ट देख लेनी है, जितनी भी 58 एसेज है उसकी लिस्ट देख लेना कि इसमें है कौन कौन से ऐसे। क्योंकि अभी एक क्वेश्चन इस बार ऐसा भी आया था मैच द फॉलोइंग में, जिसमें इन्होंने ना गलत नाम दे दिया था एक्चुअली। मतलब वो ऐसे उन्होंने लिखा ही नहीं था उस नाम से एग्जैक्टली, पर वो इन्होंने बोला कि नहीं, हम मान रहे फ्रांसिस बेकन ने लिखा है तो फ्रांसिस बेकन ने लिखा है। तो इन्होंने अपने आप से डिसाइड कर लिया यूजीसी नेट वालों ने। अब इसमें वी आर हेल्पलेस, हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अपनी तरफ से जितना हमें नॉलेज है उसको हम उस हिसाब से लेंगे। वी कैन प्रिडिक्ट कि फ्यूचर में ये लोग हमसे बाद में ये पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सा ऐसे जो है फ्रांसिस बेकन ने लिखा है। ठीक है, तो हम ऐसे की पूरी लिस्ट देखकर चले जाएंगे। यस, हम ये 58 ऐसेस अपनी तरफ से पूरी तरीके से कंप्लीटली कवर कर लेंगे। ओके,
तो कुछ नेम्स मैंने यहाँ पे भी दे दिए हैं, इनके कोट्स आप देख लेना। जैसे एरिस्टोटल का कोट है यहाँ पे, एरिस्टोटल का कोट इन्होंने अपने इस ऐसे के अंदर यूज किया है, ठीक है। Whosoever is delighted in solitude is either a wild beast or God। तो देखो, ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपोज्ड एरिस्टोटल, तो ये उनकी किसी भी बात से सहमत नहीं होते। यहाँ पे इन्होंने इनका कोट यूज करके ही इज जस्टिफाइंग कि हाँ यहाँ पे ही इज राइट, तो फ्रेंडशिप की इम्पोर्टेंस बता रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक एंड बहुत समझ में आने वाले कोट्स है, इसमें सच डिफरेंट सेपरेटली एक्सप्लेन करने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे ये ग्रेट प्लेसेस है, तो जो लोग बहुत हायर पोजीशंस पे रहते हैं उन लोगों के बारे में है ये, कि किस तरीके से उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रेशर भी साथ के साथ चलता है। उन्हें करप्शन, प्राइड, रिवेंज ये अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। दे हैव नो फ्रीडम नीदर इन देयर पर्सन्स नॉर इन देयर एक्शंस नॉर इन देयर टाइम्स। तो आपको ऐसे पता चलना चाहिए कि ये किसके बारे में बात हो रही है, कौन से ऐसे से ये लाइन ली गई है। इतना सा आप इतना इतना डिटेल में पढ़ लोगे, दैट विल बी मोर देन इनफ, ठीक है। बाकी ये नाम पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि रिवेंज के बारे में है, ये एम्बिशन के बारे में है, ये पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन की रिलेशनशिप के बारे में है, फैमिली डायनामिक्स के बारे में है, ये नोबिलिटी के बारे में है कि नोबल बर्थ होने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ठीक है। एडवर्सिटी के बारे में है, मिसफॉर्च्यून और सफरिंग, ठीक है, कि ये किस तरीके से इंसान को रियल में स्ट्रेंथन करता है, ओके। तो यहाँ पे मैंने आपको सारी एडिशंस, ओके, फर्स्ट एडिशन केम इन 1597, वो मुझसे डिलीट हो गया था स्टार्टिंग में, तो इस पॉइंट को आप याद रख लेना। सेकंड केम इन 1612, थर्ड केम इन 1625। बाकी यहाँ पे मैंने और भी अपने हिसाब से जो मुझे लगे कि ये कोट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं इनके, तो वो मैंने दे दिए हैं आपको, ठीक है। लाइक मनी इज लाइक मक, नॉट गुड एक्सेप्ट इट बी स्प्रेड, ठीक है। he that had wife and children had given hostages to fortune। It is a strange desire to seek power and to lose liberty। तो ये बहुत ही फेमस इनके कोट्स है, ये आप लोग यहाँ से देख सकते हो एक बार। एंड अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी। तो इसी के साथ जो है हमारा अभी फ्रांसिस बेकन का टॉपिक खत्म होता है, बट ऐसा नहीं है कि इनके अलावा और कोई प्रोज राइटर्स नहीं है हमारे पास, बहुत सारे और भी प्रोज राइटर्स है। थॉमस हॉब्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट राइटर है हमारे, जिनका लेवाइथन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो वी विल कवर ऑल द रिमेनिंग वंस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। हम जॉन मिल्टन को भी पढ़ेंगे एंड उनके अलावा देखेंगे कि टाइम कितना हमें परमिट करता है बाकी राइटर्स को कवर करने का, ओके। अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी।